तो हेलो हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो। यस यस सर। सर। ओके, तो बेटा ये तीन बैक टू बैक एडिटोरियल्स आए थे आशिमा गोयल के। आशिमा गोयल जो है मेंबर है प्राइम मिनिस्ट्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। ठीक है। तो इन्होंने पूरे इंडियन ग्रोथ मॉडल के बारे में एक सीरीज लिखी थी पूरी। ये सेकंड ऑफ दैट सीरीज आर्टिकल है, ये फर्स्ट था। ठीक है। और उसके बाद ये थर्ड है। ठीक है। तो एक तो ये तीनों करेंगे हम, और एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का आर्टिकल आया था अभी, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया लाइव मिनट में आया था, नागेश्वरन का। ये इंडिया शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इट्स इकोनॉमी कुड इजीली एक्सपेंड। तो ये दो तीन चीजें करेंगे हम। ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अ, पहली चीज तो ये कि हमें इसको एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, तो भाई बहुत नेचुरल है कि पुरानी सरकार का क्रिटिसिज्म होने वाला है। ठीक है। नेहरूवियन मॉडल का क्रिटिसिज्म करने वाली है, उनकी सारी कमियां बताने वाली हैं और अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छे से बताने वाली है, और फिर अपनी तारीफ खुद ही करने वाली है सरकार। तो ये तो क्लियर है इस चीज से ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हैं, तो वही काम है इनका। ठीक है। बट हमें क्या करना है? हमें ये इसलिए जानना है कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी प्रो गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट को भी रीड करना है, उनकी आर्गुमेंट भी सुननी है, और इंडिपेंडेंट, एंटी गवर्नमेंट तो कोई होता ही नहीं है, ये तो बिना बात की बात है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की आर्गुमेंट भी सुननी है। जब दोनों के पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आपका आंसर वेल बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की पॉजिटिव भी लिखने हैं और गवर्नमेंट के नेगेटिव भी लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉजिटिव मिल जाएंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट में ही क्या करती हैं आशिमा गोयल मैम, क्या करेंगी कि ये हमें नेहरूवियन इरा की प्रॉब्लम्स बताने वाली है। सो नेहरूवियन इरा में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स थी, और कैसे जो है बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद मार्केट का रोल लिमिटेड था नेहरूवियन इरा में, ये सारी बातें बताने वाली हैं। तो मैं आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाता हूँ। एक मिनट। तो ये नेहरूवियन इरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। नेहरूवियन इरा के बारे में ये स्ट्रेटजी थी डेवलपमेंट की कि हम हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। ठीक है। हैवी इंडस्ट्री पर महालानोबिस स्ट्रेटजी थी, ये आपने पढ़ा होगा बेसिक जीएस इकोनॉमी या अपने ग्रेड में। महालानोबिस मॉडल की क्या प्रॉब्लम थी कि महालानोबिस मॉडल लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करता था, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी होगी, और इसके लिए इन्होंने क्या करा था, हैवी इंडस्ट्रीज में पीएसयूज की कमांडिंग हाइट थी, पीएसयूज इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और कुछ अच्छा रिजल्ट भी दिया इन्होंने, जैसे एक एचएमटी कंपनी थी, एचएमटी कंपनी ने क्या किया था, खुद से ही प्रॉफिट जनरेट करके री इन्वेस्ट करके अपनी एक्सपेंशन की थी, अपना सेकंड प्लांट लगाया था। तो कई बार ये एग्जाम्पल जो है कोट किया जाता है कि कैसे ये प्रॉफिट मेकिंग थे पीएसयूज। इनिशियली जब ये पीएसयूज लॉन्च करे गए तो ये सब प्रॉफिट मेकिंग थे, और इनको इनकी बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच थी, इनका काम वेलफेयर वेलफेयरिस्ट नहीं था कि जॉब देनी है ज्यादा से ज्यादा, बल्कि इनका काम ये था कि भाई प्रोडक्टिविटी एक साथ में रखनी है और प्रॉफिट सरप्लस जनरेट करना है। सरप्लस जनरेट कब होता है? जब ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट अर्न करके ही री इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर कैसे काम करेंगे, री इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? और इसके साथ ही यहाँ पे
एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट भी लगाया गया। लाइक हम इंपोर्ट्स लिमिटेड करेंगे, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, और जो है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया, रेगुलेशन थी, ठीक है। लाइक लाइसेंसिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर को कुछ काम करना है तो लाइसेंसिंग की जरूरत होगी। अनदर थिंग, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक्सपेंशन स्टार्ट करने के लिए बिजनेस भी लाइसेंसिंग चाहिए, और एक्सपेंशन के लिए भी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो। देन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ और भी रेगुलेशन थी कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे पिकल मैन्युफैक्चर करने वाली, पापड़ बनाने वाली, ये सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से दूर रखी गई। इनके अंदर ये एमएसएमई के लिए रिजर्व कर दी गई। लगभग 800 तक वो लिस्ट पहुंच जाती है, रिजर्व लिस्ट, दैट 800 आइटम्स वर exclusively reserved for MSMEs and cottage industries, जो स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी। तो इसी चीज को आशिमा गोयल क्रिटिसाइज कर रही है। पहली उनकी आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट महालानोबिस मॉडल, दैट इज हमारे जो सिलेबस में भी है और बहुत बार पीवाई क्यों आता है, वकील ब्रह्मानंद मॉडल। तो वकील ब्रह्मानंद मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया गया, सो दैट्स व्हाई शी इज पुटिंग क्रिटिसिज्म कि वकील ब्रह्मानंद डिफरेंट था देन द महालानोबिस मॉडल। वकील ब्रह्मानंद जो था वेज गुड मॉडल पर बेस्ड था। वेज गुड मॉडल का मतलब था कि एग्रीकल्चर और रूरल बेस्ड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होती। और इंडिया जो था सरप्लस, लेबर सरप्लस कंट्री था, तो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करना चाहिए था। और अगर हम पीएसयूज को लेके आने वाले थे तो इसमें जो फॉर्मल जॉब क्रिएट होने वाली थी वो बहुत लेस नंबर में होने वाली थी, क्योंकि ये ज्यादा तो हैवी मशीन ऑटोमेशन बेस्ड था। तो वकील ब्रह्मानंद की ये आर्गुमेंट थी कि इंडिया के अंदर जो है वेज गुड मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। वेज गुड मॉडल का मतलब क्या होता है कि आप डेली वर्क करो और आपको वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड गुड्स मिले, डेली वेज मिले। इसका एक और भी बेनिफिट होता है, इसमें जो कैपिटल यूज होती है वेज गुड मॉडल के अंदर, वेज गुड मॉडल के अंदर जो कैपिटल यूज होती है उस कैपिटल को पुट्टी कैपिटल भी बोलते हैं, पुट्टी कैपिटल, क्ले कैपिटल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो लेस मशीनें यूज होंगी और जो कैपिटल इसके अंदर यूज होगी, ए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल यूज हो रही है तो उसी को आप बी की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हो, सी की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि ए के लिए स्पेशल स्पेसिफिक लॉक्ड इन कैपिटल नहीं है कि वो ए सेक्टर में ही यूज हो सकती है, वो बी में भी यूज हो सकती है, सी में भी यूज हो सकती है। तो इससे ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसके रिसोर्सिस स्केर्स कंट्री है, कैपिटल स्केर्स कंट्री है, तो क्यों ना हम उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करें जहां पर ए के अंदर जो कैपिटल यूज हो वही कैपिटल बी के अंदर यूज हो, फिर वही कैपिटल सी के अंदर यूज हो। तो इससे उस कैपिटल का मल्टीपल यूज कर पाएंगे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। जबकि महालानोबिस स्ट्रेटेजी के का केस जो था उसमें क्या था कि भाई आप की जो कैपिटल होगी, स्टील स्टील प्रोड्यूस करने की जो कैपिटल है, लाइक स्टील प्लांट के अंदर, वो उसी में यूज हो पाएगी। वो कैपिटल स्पेसिफिक है, लॉक हो गई है वो कैपिटल, ठीक है। तो ये जो इशू था ये रेस किया गया था। अनदर इशू ये रेस किया गया था कि ये एमएसएमई के सेक्टर के लिए जो ये रिजर्व लिस्ट 80 लिस्ट प्रोडक्ट्स की आपने रिजर्व कर दी कि इसमें लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं आ सकती, बट इन एमएसएमई को आपने कैपिटल कहाँ दी, इनके पास कैपिटल नहीं है, ये इन्वेस्ट कैसे करें। तो ये जो 800 की लिस्ट है ना, इसमें भी इंडिया अच्छे से compete नहीं कर पाएगा और जो है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज एमएसएमई के लिए आपने इसको रिजर्व कर दिया बट उनके पास कैपिटल नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर थी नहीं, उस टाइम पे तो जनधन अकाउंट्स थे नहीं, उस टाइम पे तो बहुत ही लिमिटेड बैंक की ब्रांचेस थी, तो कोई भी न्यू कमर स्मॉल एंटरप्रेन्योर इतनी आसानी से फंडिंग नहीं ले सकता था। हावेवर ये प्राइवेट सेक्टर ले सकते थे,
जो लार्ज हाउसेस थे, उनके उनके लिए पॉसिबल था, तो उनके लिए आपने ये लिस्ट को जो है लिमिटेड कर दिया। तो यानी ये रिजर्व लिस्ट भी जो है बैकफायर कर रही थी। और ये लाइसेंसिंग, कोटा राज मीन्स था कि 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है आपको एक पर्टिकुलर गुड की प्राइवेट सेक्टर को, तो ये कोटा था, इससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करनी है। लाइसेंस उसको प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए, फिर ये एक्सपेंशन के लिए परमिशन। तो ये ओवर रेगुलेशन और लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मॉडल। तो हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल इंडिया ने जो फॉलो किया वो लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग था और ओवर रेगुलेटरी था प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को डिसइंसेंटिवाइज करता था। और जो कैपिटल प्रोड्यूस हो रही थी वो भी वेज गुड मॉडल सूटेड नहीं थी, जिसको कि आप रोटेट कर सको सेक्टर बाय सेक्टर, जिससे कि सेम कैपिटल का डबल ट्रिपल यूज कर सकें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो ये इनकी आर्ग्यूमेंट है कि ये वकील ब्रह्मानंद का मॉडल अगर हमने यूज किया होता तो वो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ज्यादा यूजफुल था। बट एट द सेम टाइम, जैसे आशिमा गोयल क्रिटिसाइज करती हैं, ऐसे ही पुलापरे बालाकृष्णन डिफेंड भी करते हैं नेहरूवियन एरा को। और ये हम पेपर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सर्टेन एस्पेक्ट बता सकता हूँ। वो क्या कहते हैं कि दैट वाज द टाइम जब इंडिया एकदम न्यूली फ्री फ्री हुई थी, इन्फेंट कंट्री थी। सेकंड, एट दैट टाइम द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग ये जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, टेक्नोलॉजी थी, हैवी इंडस्ट्री, टेक, डिफेंस, इन सब चीजों के लिए क्या हम फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट होने वाले थे? अभी तो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी। अभी से हमने अगर इस टेक के लिए, हम हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, डिफेंस के लिए, मशीन बिल्डिंग मशीन्स के लिए, तो इन मशीन्स को अगर हम इंपोर्ट करते फॉरेन से, तो हम फॉरेन के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते, तो सेल्फ रिलायंस तो हम कभी जो है अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और इंडिया की फिर जो है इससे जियोपॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी ये सब हाईजैक हो जाती। क्योंकि अगर आपके पास खुद के हैवी बिल्डिंग मशीनरीज नहीं है, खुद की कैपिटल नहीं है, खुद के डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, खुद की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाली मशीन्स का बेस नहीं है, तो आप हर चीज इंपोर्ट करने वाले हो। और ऐसे में इंपोर्टिंग नेशन जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो वो मनमर्जी का प्राइस चार्ज करेगा। तो ये माना गया महालानोबिस ने और उस टाइम के प्लानिंग कमीशन ने ये स्ट्रेटेजाइज किया कि भाई हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकली हाईजैक नहीं कर सकते, हाईजैक नहीं होने दे सकते खुद को, तो हमें खुद का ही सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड करना है। अनदर आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं कि ये जब इंपोर्ट आप करते तो किसके बदले करते, व्हाट वुड यू सेल टू इंपोर्ट दीज थिंग्स। तो आर्गुमेंट दी जाती है वेज गुड मॉडल से हम ना एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करते, वेज गुड मॉडल से जो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा देता और एग्री एक्सपोर्ट हम करते। बट फिर ये आर्गुमेंट आती है कि एग्री एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो एग्रीकल्चर गुड के बारे में हमने आपको क्या बताया था, इफ यू रिमेम्बर? फूड हो गया वो नेसेसरी गुड है, उसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? लो होती है, लो इनकम इलास्टिसिटी होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे फॉरेनर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वर्ल्ड की जीडीपी बढ़ेगी, तो हमारे एग्रीकल्चर के इंपोर्ट लेस से बढ़ेंगे। अगर इलास्टिक होता तो जब इनकम बढ़ती है तो लग्जरी आइटम्स बढ़ते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के इंपोर्ट ज्यादा बढ़ने वाले हैं देन दिस रॉ मटेरियल। ये तो हम पहले भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्यूचरिस्टिक नहीं थी ये स्ट्रेटेजी कि हम अपने ओपन इकोनॉमी, अपने ट्रेड सेक्टर को से एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट कर पाए, जबकि हमारे पास पहले से ही कोई इनकम इलास्टिक एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट करने वाले वो लो इनकम इलास्टिसिटी वाले हैं, तो वो हमारे को ज्यादा इनकम यानी ट्रेड सरप्लस जनरेट कराने नहीं वाला कि हम ये हैवी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट कर लें।
सो एक ये सबसे बड़ा इशू था। इन रीजंस की वजह से इंडिया ने क्या परस्यू किया था कि हम शॉर्ट टर्म की ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर देंगे, बट लॉन्ग टर्म में हम ग्रोथ का बेनिफिट लेंगे, और उसके लिए हम हैवी इंडस्ट्रीज बेस करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज को का बेस क्रिएट करेंगे। और ये हैवी इंडस्ट्रीज का बेस इनिशियली तो आपको ज्यादा जॉब्स नहीं दे पाएगा, लाइक वेज गुड मॉडल, बट ये हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये मशीन्स को बिल्ड करने वाली मशीन्स थी, मशीन बिल्डिंग मशीन्स, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन ये मशीन बिल्डिंग मशीन्स जो है, ये इंडिया की खुद की इन हाउस फैसिलिटी होगी, जो खुद से अपनी हैवी बिल्डिंग मशीन्स को प्रोड्यूस कर सकते होंगे, और उनकी हेल्प से हम जो है अपने देश में एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाएंगे। ये उस टाइम की थिंकिंग थी, ठीक है। उस टाइम पे ये थिंकिंग थी, और इस बेसिस पे इन्होंने ये मैटर को परस्यू किया। हावेवर एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर, एक क्रिटिसिज्म बालाकृष्णन भी देते हैं नेहरूवियन एरा का, कि हमने प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया था हमने उस टाइम, ठीक है। और हमने पता है किसको प्रमोट किया था, आईआईटीज को, आईआईएम्स को। तो वो ये बता रहे हैं कि इस प्राइमरी एजुकेशन की नेग्लेक्शन होने की वजह से जो हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उसका बेस नहीं डेवलप हो पाया। जो हमारा वो वर्कर्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में वायर से वायर को जोड़ना जानता है, वायर को वायर से जोड़ दे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जिसके पास इतनी बेसिक स्किल हो कि वो मशीन्स को चला सके, छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सके, वो प्राइमरी एजुकेशन वाले वर्कर्स का बेस हमने क्रिएट नहीं किया। इनफैक्ट हमने ज्यादातर आईआईटीज आईएम्स इनको प्रमोट किया जो थोड़े नीश एरिया में और लिमिटेड लोगों का बेस डेवलप किया नीश एरिया में। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया ने ना बस मिस कर दी। किसकी बस मिस कर दी? मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते थे हम 1960s 70s में, जब सोनी डेवलप हो रहा था जापान में, सैमसंग डेवलप हो रहा था कोरिया में, ठीक है। ये हम भी बन सकते थे, क्योंकि ये हमसे छोटी ही कंट्री थी और इंडिया के पास तो ह्यूमन रिसोर्स काफी था। लेकिन स्टिल हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमने प्राइमरी एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, जिससे हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं डेवलप हो पाए। और इस वजह से जब फॉरेन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज ने सेमीकंडक्टर को की चिप मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो वो सारी पहले कहाँ गई? जापान में, कोरिया में, एंड देन दे इवेंचुअली माइग्रेटेड टू ताइवान। तो आज आप देखोगे इन कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वर्ल्ड्स 90% मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स की ताइवान करता है। उससे पहले ये सैमसंग सोनी करते थे, और अब देखो इन्होंने तो खुद का ही अपनी इन हाउस कंपनी भी बना ली। सैमसंग ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की कंपनी भी बना ली, सोनी ने भी बना ली। अब ये चिप अपने लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। हावेवर ताइवान तो ज्यादातर चिप यूएस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। पहले यूएस यहाँ से चिप प्रोड्यूस करवाता था, क्योंकि लो कॉस्ट थी लेबर की, चीप लेबर थी, स्किल्ड लेबर थी। हावेवर इन लोगों ने लर्न ही कर लिया कि चिप कैसे बनाते हैं, और फिर अपनी ही कंपनियां खोल दी। तो ये लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, बट इंडिया ने ये मैन्युफैक्चरिंग की बस मिस कर दी। और इससे हम लोगों का जो है, आज भी इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री ढंग से बन नहीं पाया है। पॉवर्टी मैसिव है, इनइक्वालिटी भी हाई है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहती है, एज पर लिविस मॉडल, जो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ोगे, लिविस मॉडल हमें ये बताता है, एक डेवलप्ड नेशन को इंडस्ट्रियलाइज करना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना जरूरी है। क्योंकि जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो क्या होगा? जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर से, वो ट्रांसफर होगी। एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस लेबर है, ट्रांसफर होगी वो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये भी एक एम्पेरिकल फाइंडिंग लेविस बताता है कि 30% हायर होती है रियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो देखो, ये एक पीस ऑफ लैंड है, इस पे 100 वर्कर्स हैं
तुमने क्या पढ़ा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है फिर गिरने लग जाता है। ठीक है। अब ये अगर आपके 50 वर्कर्स के बाद के जो वर्कर है, ये तो टोटल प्रोडक्ट रिड्यूस ही कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो गई है इस पीस ऑफ लैंड पे। तो ये इन सारे वर्कर को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये वो एम्प्लॉयमेंट जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्टिव है नहीं, क्योंकि इनका मार्जिनल प्रोडक्ट अगर तुम निकालोगे तो वो इन सारे वर्कर का 50 के बाद का वो नेगेटिव है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए वो सरप्लस लेबर को अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर कर दें तो इंडिया का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर टोटल प्रोडक्ट कर्व पीछे आने लगेगा। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कर एग्रीकल्चर में भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर सरप्लस लेबर घुसी हुई है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्शन होगी, और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होगी तो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो वो और प्रॉफिटेबल होगा। तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाती है, जिसमें फीडबैक इफेक्ट होता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में। तो ये तभी होता है जब आप सरप्लस लेबर को एवेन्यू प्रोवाइड कर सको, सरप्लस लेबर को ट्रांसफर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दिस वाज द इशू व्हाई इंडिया लैग्ड बिहाइंड दीज नेशंस, जापान, कोरिया एंड इवन चाइना नाउ, बिकॉज ये लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब कभी बन ही नहीं पाए। और इसका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बताते हैं कुलापरे बालाकृष्णन, वो ये कि प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट करना नेहरू नेहरा की सबसे बड़ी जो थी क्रिटिसिज्म है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, और मैं आपको बता देता हूँ इस आर्टिकल में क्या है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्रिटिसिज्म करती हैं आशिमा गोयल। A labor surplus economy needed labor intensive industry to create jobs, but scarce resources were tied up in heavy industry. बट मैंने जैसे कि बताया कि फ्लिप साइड भी देखो ना। अब क्या करोगे, एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री आई है, और पहले आपने इंटरफेरेंस करने दी फॉरेनर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन पर टेक्नोलॉजी के गुड्स के लिए आप डिपेंडेंट रहे और गुलाम बन गए ना। तो अभी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बिल्ड करेंगे, वो वेज गुड ही बनाते रहेंगे। वेज गुड बनाते रहेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी एडवांस, इसरो कैसे आ जाती है आपके पास, ये डीआरडीओ वगैरह, ये कैसे होती आज, ऐसे ही बैठे रहते। अभी हम राफेल इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो छोटी छोटी मशीन गन भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब तो कम से कम प्लेन इंपोर्ट करते हैं, हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, तेजस बना रहे हैं, डेवलप हो चुका है काफी। ये सारी चीजें तो क्यों हो रखी हैं, ये इसीलिए तो हो रखी है, हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की गई उस वक्त। अगर उस वक्त ना करते तो अभी क्या करते हैं, ये भी खरीदने पड़ते हैं आपको। तो ये एक हमेशा इकोनॉमिक्स में ट्रेड ऑफ होता है, जो आप पढ़ते थे पीपीएफ कर, उन्हें एक्स प्रोड्यूस कर लो या वाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो अगर वेज गुड मॉडल पे जाते तो मे बी जॉब्स क्रिएट हो जाती, लेकिन सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी में हम और भी ज्यादा पीछे होते, बहुत ज्यादा। ओके। फिर ये लिखा हुआ है देखो, कंज्यूमर गुड्स वर रिजर्व्ड फॉर कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द कैपिटल टू डेवलप स्केल एंड बिकम एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव। तो कैपिटल का एक्सेस तो था ही नहीं इनके पास, कैपिटल का एक्सेस नहीं होगा तो ये ग्रो कैसे करेंगी, ग्रो नहीं करेंगी तो ये आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज का रुपए नीचे कैसे आएंगी। कॉस्ट रिड्यूस होगी, सस्ते में प्रोड्यूस कर पाओगे तभी तो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो वो कैसे होगा। ठीक है। देन एक और इशू जो है कि प्लानिंग कमीशन का भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। तो अगर आपको पता हो 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया गया था।
ठीक है। प्लानिंग कमीशन एक्चुअली क्या करता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का रोल होता है कि इंडिया जो है काफी फेडरल स्टेट है, मींस यूनियन भी नहीं है कंप्लीटली कि यूनियन गवर्नमेंट की सारी पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, लाइक कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है यूएस की तरह। यहाँ पर स्टेट लिस्ट होती हैं, कंकरेंट लिस्ट होती हैं, और यूनियन लिस्ट होती हैं। तो बेसिकली इस काशी फेडरलिज्म को, और इसको बारगेंड फेडरलिज्म भी कहते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी, एक फाइनेंस कमीशन, जो कि आफ्टर एवरी 5 5 ईयर्स के बाद एक फॉर्मूला तय करता है कि जो फंड्स होंगे देश के, वो कैसे एलोकेट होंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हावेवर क्या हुआ, ये जो प्लानिंग कमीशन था ना, ये एक प्रॉब्लम था इन द सेंस कि प्लानिंग कमीशन बनाने के बाद प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन का जो रोल था, प्लानिंग कमीशन को भी पैसे देना बन गया था। प्लानिंग कमीशन के लिए भी आप क्या करने लग गए थे, देख, ये केक है, ये प्लानिंग का, ये फाइनेंस कमीशन है, ये यूनियन है, ये स्टेट्स है। अब इस केक में से फाइनेंस कमीशन को इनको देना है और इनको देना है। अब यूनियन ने क्या क्रिएट कर दिया, प्लानिंग कमीशन क्रिएट कर दिया। अब प्लानिंग कमीशन को भी, फाइनेंस कमीशन को डायरेक्शन दी गई कि आप इसको भी कुछ पैसे दो। ये प्लानिंग कमीशन को पैसे दे देते हैं। अब प्लानिंग कमीशन को पैसे मिलने के बाद प्लानिंग कमीशन से पैसे स्टेट को दिए जाएंगे, बट उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, यूनियन के। तो यूनियन ने तो एक्स्ट्रा चंक ले लिया, और यूनियन क्या कर सकता है कि प्लानिंग कमीशन में से जो फंडिंग करे प्रोजेक्ट्स की, वो हो सकता है उन स्टेट्स की करे जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, या बायास एटीट्यूड दिखाए, और जो है पार्शलिटी दिखाए कि भाई उन्हीं स्टेट्स को ज्यादा स्कीम्स की फंडिंग हो रही है जहां पर सेम गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार, जैसे आज के दिन कहते हैं मोदी जी, उस टाइम पे भी डबल इंजन की सरकार जहां पर हो वहां पर ही फंडिंग करे। तो ये एक प्रॉब्लम थी, राइट। इनफैक्ट फाइनेंस कमीशन को क्या करना था, थर्ड टायर क्रिएट करना था। थर्ड टायर क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी to this non-constitutional body, the money should have gone to these people, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्योंकि जो पब्लिक गुड होते हैं उसके क्लोजेस्ट होते हैं, पब्लिक गुड लाइक रूरल रोड, रूरल हाइजीन, रूरल हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटीज, रूरल लोकल एरियाज में स्कूल्स। तो इनकी जो पब्लिक गुड होते हैं, पब्लिक गुड की मेंटेनेंस और उसकी डिलीवरी जो लोकल बॉडीज होती है वही ज्यादा बेटर कर पाती है। आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं जाते ना, आप जाते हो एमएलए के पास, काउंसलर के पास। सिमिलरली तो ये जो पीआरआईज हैं इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट फंडिंग होनी चाहिए। और पीआरआईज के अंदर क्या होता है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है लोकल पीपल की, तो वो अपने गुड्स की क्वालिटी, पब्लिक गुड्स की और उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1980s तक तो 73rd और फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट बनी ही नहीं। एक्ट बनने के बाद तो पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, उसके बाद भी आज भी, ऑल्दो मैडम बहुत वॉयलेंटली क्रिटिसाइज कर रही हैं, बट मैडम ये नहीं बता रही हैं कि आज भी पीआरआई को फंडिंग तो नहीं जा रही है। फंडिंग तो अभी भी कट करके रखी हुई है इनकी, और टाइड फंडिंग होती है इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो है यूनियन गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट पीआरआई को देती है, फंडिंग ट्रांसफर करती है तो टाइड होती है, अनटाइड होती नहीं, अपनी मर्जी से वो पीआरआई उसको स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है, ये प्रॉपरली डेवलप ना होने से इंडिया के अंदर पब्लिक गुड्स की बहुत प्रॉब्लम है। लाइक आपके एरिया में स्ट्रे डॉग्स हैं, आपके एरिया में स्ट्रे मंकीज घूम रहे हैं, आपके एरिया की क्लीनलीनेस नहीं है। तो आप जब जाओगे तो अपनी लोकल बॉडीज के पास जाओगे, उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऊपर वाली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। लेकिन अगर उनके पास इंडिपेंडेंट पावर हो टैक्सेशन की, रिमेंबर दिस, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपसे टैक्स नहीं लेता, टैक्स सरकार लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, फिर वो कट पिट के थोड़ा बहुत पीआरआई के पास आता है, पैसा ही नहीं बचता है। आपने टैक्स किस लिए दिया था? अपनी गलियों को साफ रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अपनी लोकल एरिया में, हाइजीन, पार्क मेंटेन होने के लिए, इन सब चीजों के लिए दिया था। अब आप लोकल पीआरआई मेंबर के पास जा रहे हो, उसका इलेक्शन तो हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पैसे उसके पास है नहीं। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपकी फैसिलिटी कैसे इंप्रूव करे? तो पीआरआई को जो ना, टैक्सेशन की पावर कंट्रोल में कर रखी है यूनियन ने भी और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी। तो पीआरआई को अगर टैक्सेशन की पावर हो ना, तो फिर जब आपसे वो टैक्स कलेक्ट करे तो आप बोलोगे कि ये बिजली का खंबे पे प्रॉब्लम है, ये पार्क में काम नहीं हुआ है, तो मैं टैक्स क्यों दूं? आप प्रेशर डाल सकते हो। तो जहां पर पब्लिक गुड की प्रोविजन हो रही है, वहीं की लोकल बॉडी के पास ही वहां की टैक्सेशन की उस गुड की अथॉरिटी हो, तो बेटर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम के वो बता रहे हैं कि देखो नीचे, लोकल ऑटोनॉमी इज एसेंशियल फॉर पब्लिक गुड्स डिलीवरी शुड बी नियर यूजर्स एंड अकाउंटेबल टू देम। ठीक है। अनदर एक ये आर्ग्यूमेंट करी गई है कि वो तो क्रिटिसिज्म कर ही चुके हैं, फ्री मार्केट को कंट्रोल करके रखा, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, नेहरूवियन सोशलिज्म था। तो फ्री मार्केट को तो उस वक्त हमने ओपन नहीं किया था। जो है एलपीजी रिफॉर्म्स तो 1990s में आए थे। पीएसयूज बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व था, प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिटेड स्पेस था। तो मार्केट को तो उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया गया था। बट एक और चीज थी कि इंडिया में हर डिसीजन कमेटी के बेसिस पे होते थे, कमेटी बनाई जाती थी, कमेटी डिसीजंस लेती थी। तो पता है क्या होता है, जब कमेटीज में डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो पता है क्या होता है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। उसमें कोई ओपोजिशन पार्टी का मेंबर भी होगा, उसमें कोई कोलिजन गवर्नमेंट अगर आपने बना रखी है तो उसका मेंबर भी होगा, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर भी होगा। तो कमेटीज में ना एक चीज तो ये होती है कि पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो डेमोक्रेटिक तो डिसीजन होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। पता चले 2 साल तक वो कमेटी ने रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की है, उसी में टसल चल रही है, तो रोड बनेगा ही नहीं। सो समटाइम्स इसीलिए पीएमओ ने क्या करा है कि करंट पीएम ने एक डैशबोर्ड भी बनाया है अपने, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गई तो ये सब चीजें आसान हो गई है। एक डैशबोर्ड पीएमओ में क्रिएट किया है, उससे में दिखती रहती है सारी स्कीम्स के फंड कहाँ जा रहे हैं, किस स्कीम में क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्ट कंप्लेंट भी हो सकती है, डिजिटाइजेशन होने से लोग वेबसाइट पे जाके मोबाइल से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया ना, बहुत सारी चीजों का डिसीजन डायरेक्ट पीएमओ ले लेता है। तो अब इसके दोनों साइड हैं, पार्टिसिपेटरी कम होगा, डेमोक्रेटिक कम होगा, बट फास्टर होगा, स्पीडी होगा डिसीजन मेकिंग। तो हमेशा हर चीज का आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि एटलीस्ट डिसीजन में भी कुछ लोगों को हर्ट करे, लेकिन डिसीजन तो लिया जा रहा है, स्पीडी तो डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी गई है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये नहीं बता रहे हैं कि बेचते क्या, तुम गेहूं चावल बेचते उससे कितना आ जाता है एक्सपोर्ट सरप्लस, की मशीनें खरीद लेते बड़ी बड़ी, तो वो पॉसिबल था नहीं। उस चीज को वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, महालानोबिस खुद एक स्टैटिस्टिशियन ही था। एनीवे, फिर इन्होंने ये बता रखा है कि ये बॉम्बे स्कूल जो है ना बेटा, यही वो है वकील ब्रह्मानंद, was rare naysayer to the Nehru model, pointing to the importance of developing wage good sector in Indian conditions. Our relative neglect of agriculture has often led to inflation that stalled growth. यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जब भी इन्फ्लेशन होती है तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, बताओ? रेपो रेट इंक्रीज करनी पड़ती है, रेपो रेट इंक्रीज करनी पड़ती है, तो सारे के सारे बैंक्स को के लैंडिंग रेट इंक्रीज हो जाते हैं। उससे क्या होगा, बोरोइंग, कॉस्ट बोरोइंग
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगी। तो वो ग्रोथ को इन्फ्लेशन जब हायर लेवल पे पहुंच जाती है तो वो ग्रोथ को हैम्पर करती है, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल रुक जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा पता है इंडिया में क्या होता है, क्योंकि इंडिया में सीपीआई में वेटेज भी ज्यादा है, जो कि हेडलाइन इंडिकेटर है हमारे इन्फ्लेशन का, एग्रीकल्चर गुड्स का। और एग्रीकल्चर गुड्स की जो है इंडिया में कोवेब डायनेमिक मॉडल तुमने पढ़ाई था, जो है इन्फ्लेशन बहुत आई है। एग्रीकल्चर में जब भी शॉक लगता है, मॉनसून का शॉक लगता है, एल नीनो वगैरह की प्रॉब्लम आती है और कोल्ड स्टोरेज हमारे पास है नहीं, तो जो है इन्फ्लेशन जनरेट होती है। अनदर इशू पता है क्या है इंडिया में, जो एमएसपी रेजीम है, ये सारी रेजीम्स ने सीरियल्स को फेवर किया है, लाइक वीट को, राइस को। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हुई है, वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो पता है ये एमएसपी उनको फेवर नहीं करती। एमएसपी आपको पल्सेस पे अनाउंस तो होगा, लेकिन इफेक्टिवली वो क्या कहते हैं, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस जो है बेटा लीगली बाइंडिंग नहीं है कि सरकार ने लेना ही लेना है, अनाउंस कर दिया। अब जब आप देने जाते हो तो उनका एक पर्टिकुलर कोटा होता है, वो उतना ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी का बच गया है तो उसका नहीं लेंगे। जैसे कि हम तीन बंदे हैं, आप लेके पहुंच गए अपने राइस और वीट, और पल्सिस पे भी अनाउंस किया है, हम लोग पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया, आप भी पहुंच गए, और सी पर्सन भी पहुंच गया पल्सिस को एमएसपी पे सेल करने के लिए मंडी में। तो गवर्नमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है कि एमएसपी अनाउंस किया है तो वो सारा का सारा हम तीनों से ले लेगी। हो सकता है उसको एक से ही लेना हो, एक से उसने ले लिया, अब हो सकता है उसका एक से जिसका एक से लिया, पता चले वो बड़े जो हैं मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं का कोई रिश्तेदार, बड़ा लार्ज फार्मर, उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच जाता है। और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स तो बेचारे एमएसपी पे बेच ही नहीं पाते हैं, वो मार्केट के लोअर प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। तो ये एमएसपी की रिजीम ने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि इंडिया जो है फूड इन्फ्लेशन से परेशान रहता है, क्योंकि एक तो ये एमएसपी अनाउंस तो हो जाती है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, ये एमएसपी उन्हीं पर्टिकुलर सीरियल्स के लिए इफेक्टिव है, वीट एंड राइस के लिए। ऑल्दो अनाउंस सारी चीजों के लिए करते हैं, ये पल्सेस के लिए भी करते हैं, लेकिन हार्डली एनी एक्वायरमेंट होती है उसमें। और फ्रूट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पता है इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी वेजिटेबल साइड में इन्फ्लेशन रहती है। और वेजिटेबल साइड में इन्फ्लेशन रहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी में हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई इंडिकेटर हाई दिखाई देगा, जो कि आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के 6% से ऊपर जाते ही आरबीआई को, इवन दो इंडस्ट्री कह रही होगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिए, आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट हैम्पर्स द ग्रोथ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी एग्रीकल्चर जब तक कंट्रोल में नहीं होंगे ना, एग्रीकल्चर प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगी। और हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगी तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे कंट्री के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे। सो ये है इशू, ठीक है। एक ये स्टार लगा रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोस्ट पेंडेमिक also there was intense analyst pressure for monetary policy to follow the Fed, ओके, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो ये क्या बताया गया है कि हमेशा प्रो मार्केट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एमएसपी भी एक रेगुलेशन है ना, फ्री छोड़ दो सारे गुड्स को, उनके एक्चुअल प्राइसेस पे चलने दो। तो अगर डिमांड वेजिटेबल्स की और फ्रूट के प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे। वो उसको इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आप एश्योर्ड बाइंग कर रहे हो वीट की और राइस की एमएसपी पे, तो फिर ये शॉर्टेज ही हो जाती है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, और इससे प्राइसेस राइज ही होता है। हावेवर ये वेजिटेबल और फ्रूट की इन्फ्लेशन पता है मेन तो इसलिए है, इंडिया के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है।
हमारे पास टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी नहीं है कि इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सके। अगर ऐसा कर सकते तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही मल्टी रिटेल एफडीआई लाने के लिए बात कर रहे थे, बट वो भी इसी वजह से पॉलिटिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए हम गवर्नमेंट्स उस पर भी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाई। एनीवे, ये फिर ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें प्रो मार्केट भी नहीं छोड़नी चाहिए। सारी चीज़ें प्रो मार्केट इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि उससे भी जो है हमारे देश की डोमेस्टिक पॉलिसी हैम्पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बेटा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, कैपिटल अकाउंट होता है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, इनको लेकर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आए, डॉलर को लेके, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर लें, और रुपी से फिर ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगा लें, और जब उनका मन करे उसको सेल कर दें, और सेल करके फिर वापस डॉलर में कन्वर्ट कर लें और वापस लेके चले जाएं फ्रीली, कितना भी अमाउंट। ये प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि ये जो डॉलर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, हेज फंड्स, एफ आई आईज, एफ पी आईज, ये लोगों को किससे मतलब है? रिटर्न से मतलब है। अब सपोज करो ये यूएस, ये इंडिया, अब ये डॉलर इन्वेस्टेड है इंडिया में, ठीक है, और यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अगर हमने फुल्ली कन्वर्टिबल बना रखा होता कि जब मर्जी जितना मर्जी अमाउंट लाओ और कन्वर्ट करके ले जाओ, ऐसा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सर्टेन अमाउंट ही आपका रुपी का जब आप सेल करोगे डॉलर में कन्वर्ट करा जाएगा, सर्टेन अमाउंट कन्वर्टेबिलिटी ही है। फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है कि आपने एक दिन में सारे शेयर्स बेच दिए और पूरे डॉलर में कन्वर्ट करके चले गए। ऐसे तो फिर इंडिया में डॉलर की सडन शॉर्टेज हो जाएगी। जस्ट यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से बढ़ा दिया तो ये सारे के सारे फंड्स भाग जाएंगे इंडिया से। और ये इंडिया से जब जाएंगे तो इंडिया में क्या हो जाएगा? डॉलर की शॉर्टेज, तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा और इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जब इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो महंगा होएगा। जब वो महंगा होगा तो ऑयल इनपुट है हर चीज की प्रोडक्शन में, तो इंडिया में सडन इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है। और जब इंडिया में इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया, इंडिया में अगर इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया तो, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग से क्रॉस कर गया, तो क्या करेंगे? रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सपोज करो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वेट वेट कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और एक्सपेंशन से तुम्हें पता है ना, पूरे देश को ही बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल होगी। ठीक है, बट सडनली उनको पता चला कि ये यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट ने, यानी यूएस फेड ने किसको कंट्रोल कर लिया? इंडिया की पॉलिसी। इंडिया की पॉलिसी को कंट्रोल कर लिया, यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो इंडिया को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ रहा है। और इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट डिसइंसेंटिवाइज हो रही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो। Our gradualism, reserve buffer, and prudential regulation has helped us to navigate the many global shock of the liberalization period. Post-pandemic, also there was intense analyst pressure for monetary policy to follow the Fed. फेड जैसे काम करे वैसे ही हमें करना पड़ेगा। बट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हेल्प गिव अस अ रोबस्ट रिकवरी। ठीक है, हम रिकवर नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट को रिवाइव नहीं कर पाते, हम अपनी देश की इन्फ्लेशन और इन फंड्स को ये इंडिया से ना माइग्रेट करें, इसको कंट्रोल करने के लिए हम रेपो रेट बढ़ाते रह जाते और हमारी ग्रोथ सफर हो जाती, जस्ट बिकॉज यूएस ने
रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर चीज फ्री मार्केट के लिए नहीं छोड़नी है। फ्री मार्केट के लिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में compete करो, अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंट बनाओ, कंपटीशन फेस कराओ उन्हें, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेकिन हर जगह पे भी आपको फ्री मार्केट लाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है, इससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की इंडिपेंडेंस हर्ट होती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि इंडिया ने इवन आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया वॉज मोर और लेस was protected from the global financial crisis repercussion, and that was also because of our uh, limited capital account convertibility, and now also after the covid हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी इंडिपेंडेंट रहती है, इवन व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज, एक्सटर्नल शॉक्स। तो देखो एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट होता है, ये ओपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी से मेरा मतलब है फुली कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये तीनों पॉसिबल नहीं है, ये तीनों पॉसिबल नहीं हो सकते कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी रहे, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी रहे, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी रहे। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है तो या तो इसको क्या करो, इम्परफेक्ट कर दो, या तो इसको फ्लेक्सिबल कर दो। अब देखो हम इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देंगे तो ये बोलते हैं इसको परफेक्ट फ्लोट, मींस मार्केट डिटरमिन करेगी एक्सचेंज रेट। बट हमने क्या कर रखा है, हम अपनी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं, हमने इसको बनाया हुआ है डर्टी फ्लोट। हम इसको कंप्लीटली फ्रीली मार्केट के कंट्रोल में नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो वॉलेटिलिटी होगी एक्सचेंज रेट में, और एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पता है क्या कर सकती है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हर चीज को हर्ट कर सकती है। सोचो आपने कोई ऑर्डर लिया है, इनपुट खरीदा है फॉरेन से, और वो आप एक फार्म चला रहे हो एक, और आपको वो इनपुट मिलेगा, उसके लिए पेमेंट करनी है डॉलर में, और जब आपने उनसे परचेज करने का प्लान बनाया, जब आपने ये फैक्ट्री लगाई, तब डॉलर का प्राइस कुछ और था, 100 रुपीज पर डॉलर था, और आपने कोई इनपुट मंगाना था तो आपको उसकी पता थी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 100 रुपीज होगी। आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दिस फैक्ट्री, आफ्टर 6 मंथ, जब अब वो इनपुट आप मंगा रहे हो और वो इनपुट आपको डिलीवर हो रहा है, बाय दैट टाइम डॉलर का प्राइस 120 रुपीज हो गया है, तो तुम्हारी तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तुम्हारी तो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो बेटा आप तो इन्वेस्टमेंट साइकिल खराब हो जाएगी और इंडिया की ग्रोथ सब गड़बड़ हो जाएगा। सो इसीलिए कोई भी कंट्री एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देती है, उसको लिमिट करना चाहती है। इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ये पॉजिटिव्स होते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहे कि कुछ भी हो जाए, इंडिया $100 ही बाय करेगा, वो सॉरी, इंडिया का $1 का प्राइस 100 रुपीज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो उसके कुछ सर्टेन बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट होते हैं उसके, वो प्रिडिक्टेबिलिटी बनाती है मार्केट में, कैलकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में। तो वो एक ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी गड़बड़ करती है। बट अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी रखना है, तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रहेगी। मॉनेटरी इंडी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, ताकि हम डोमेस्टिक नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मैन्यूवर कर सकें, हमने क्या कर रखा है, इंडिया ने थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कर लिया। हमने कहा कि कैपिटल मोबिलिटी तो है, आप रातों रात सेल करके डॉलर में कन्वर्ट करके जा सकते हो,
बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, और इसकी गाइडलाइंस और लिमिट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी होती है। ठीक है। ओके। अनदर थिंग, इसको भी हमने क्या बोल दिया है कि नहीं, इंडिया की जो करेंसी है डेप्रिशिएट हो सकती है, इसलिए तो तुम देखते हो कि इंडिया करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। जैसे कि 100 से 110 तक ये रेंज प्रोवाइड करती, इसमें इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है, लेट इट डेप्रिशिएट स्लाइटली। तो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अगर ये 110 से ज्यादा जा रही होगी ना, 112, तो आरबीआई इंटरवीन कर देगा। आरबीआई इंटरवीन कैसे करेगा, फिर आरबीआई के पास जो फॉरेक्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो सप्लाई कर देगा, तो सप्लाई हो जाएगा। शॉर्टेज हो रही थी ना डॉलर की, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस नीचे आ जाएगा डॉलर का, तो डॉलर की एक्सचेंज रेट इम्प्रूव, इंडिया की एक्सचेंज रेट इम्प्रूव हो जाएगी। बट ये कब कर सकते हैं, जब हम डर्टी फ्लोट एक्सेप्ट करें, हम ये एक्सेप्ट करें कि फिक्स तो नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत हम उसे चेंज होने दे सकते हैं, ज्यादा चेंज होने देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने इस इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का सॉल्यूशन ये ढूंढ रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे कहाँ पर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, और कहाँ पर, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ताकि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही अगर फॉरेन कंट्री हमारी कंट्रोल करने लग गई तो हम कैसे काम करेंगे। सो देयर फोर हम ये कहना चाहते हैं कि फ्री मार्केट हर जगह पे अच्छी नहीं होती है। ठीक है। सर्टेन एरियाज जहां पर वो अच्छी नहीं होती है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का, दैट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। वही बात यहाँ पे बेटा बता रखी है, तो इसी को वो हाईलाइट कर रही है, देखो जो मैंने आपको बताया। ठीक है। नाउ इंडियाज ग्रोथ मॉडल के बारे में बातें हो रही है कि अब इशू ये है कि कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जरूरत है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, तब ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बनना पड़ेगा, ये बेटा हमने आपको बता ही दिया, क्यों बनना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक। ठीक है। क्योंकि लेविशियन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर कराना है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी हाई, क्योंकि ऑलरेडी बाकी कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया से एडवांटेजेस हैं। व्हाट वी कैन डू इज, हम सर्विस सेक्टर में क्यों ना अपने आप को जो है एक्सेल करे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वगैरह जैसे सेक्टर्स हैं, उनमें ऑलरेडी हमें एडवांटेज है। तो हम ऐसे ही एजुकेशन सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, मेनली अफ्रीका में कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका में शॉर्टेज है अच्छी एजुकेशन की। ये जो पाकिस्तान से ऊपर वाली कंट्रीज हैं, इनमें हम अपने जो है यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को ऑनलाइन, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्विस डिलीवरी कैसी हो गई है कि जैसे अमेजोन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कहीं से भी प्रोड्यूस्ड गुड को सेल कर सकते हैं। तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं अपने बनारसी साड़ीज को सेल करने में। और ऐसे जैसे गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट चला, वो प्लान चला रखे हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। पराडा, डायोर, ये जो ऐसी ऐसी, जारा, ये ऐसी जो ब्रांड है क्लोथिंग की, अ, हम भी, इंडिया भी ऐसी क्लोथिंग की ब्रांड पेरिस तक, यूरोप तक सेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। तो हम क्यों ना इस सर्विस सेक्टर में ही एक्सेल करने की प्लान बनाएं। ठीक है। तो ये आर्गुमेंट हो रही है, जैसे कि इस चीज को कौन प्रमोट करता है, रघुराम राजन की ये ब्रेकिंग द मोल्ड बुक है जो लास्ट ईयर आई थी, उसी बुक में से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया को सर्विस सेक्टर में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो इंडिया को वहां पर ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए पीएलआई टाइप ऑफ स्कीम। एट द अदर हैंड कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग
ही लार्ज स्केल पे जो है फॉर्मल जॉब्स डिलीवर कर सकती है। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी लेस है। ठीक है। मैडम यहाँ पे क्या कहती हैं, मैडम ये कहती हैं कि वाई टू choose one over other, why not we focus on all the सेक्टर्स। तो हमें वन वर्सेस अदर करने की जरूरत नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना है, हमें सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करना है, क्योंकि इंडिया के पास इतने सारे यूथ हैं, इतनी पॉपुलेशन है कि हम किसी भी एक से सबकी जॉब्स की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को क्या जरूरत है, हर चीज को हर सेक्टर के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हर जगह पे हमें अच्छा करने की जरूरत है। तो ये इशू है। और वो कह रही है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ और कैपिटल के साथ एम एमएसएमई को बहुत प्रमोट कराया जा सकता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ये आर्गुमेंट उन्होंने दिया, इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव ओपननेस, ठीक है, productivity is the other vital ingredient that was neglected in the earlier debate. It is that factor that can ensure domestic demand rises by enough to create more jobs, inclusion, and demand for education. Technology such as AI, if used well, can raise low level of productivity, so the profile of the worker. Public good also raise productivity, communication. So let me explain you what they are trying to say this productivity thing. ओके। तो ओपननेस का मतलब है कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करें। ओपननेस का क्या मतलब है बेटा, कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करें। ओपननेस का मतलब हम ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करें। ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने से कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से हमारी इंटरनल इंडिया की जो कंपनीज हैं, ठीक है, इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ना क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा था, एफिशिएंसी, डेड वेट लॉस रिड्यूस होता है। तो ट्रेड प्रमोट करके, जो कि पहले नहीं करा गया, नेहरूवियन इरा में मैडम ये कह रही है तो अब कर लो। अब किसने रोका है, अब क्यों नहीं कर रहे, अभी भी तो अभी भी तो नहीं कर रहे हो, अब किसने रोका आपको। क्योंकि ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना, आपको मैं बताऊं, ये स्मॉल सेक्टर्स के, हमारे एमएसएमई, आपके जैसे स्टार्टअप्स, मेरे जैसे स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। ये जियो, अडानी, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके बिजनेसेस को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं है। अगर फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया तो फॉरेन कंपनीज आके इनके बिजनेस खाएंगी। ठीक है। तो इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसकी वजह से इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं ये, इनकी सर्विस डिलीवरी भी, इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी लेस होती है और प्राइसेस भी हायर चार्ज होते हैं। तो ट्रेड बैरियर को रिमूव करने से जो है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अ, और इससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी, देश में परेटो एफिशिएंसी होगी, डेड वेट लॉस कम होगा। ठीक है। अनदर पॉइंट शी इज फोकसिंग ऑन इज नाउ प्रोडक्टिविटी। एक प्रोडक्टिविटी भी एक इनेबलिंग फैक्टर है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इनेबल कर सकता है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या होती है बेटा, कि एक वर्कर, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको अगर एआई, एक वर्कर एआई से भी बना दिया जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी से भी बना दिया जाए, स्किल्ड कर दिया जाए, तो वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो सेम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये लेबर सप्लाई कर, ये मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर वन, ये मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू, एमपीएल टू, एमपीएल वन। मुझे बताओ,
कौन से में रियल वेज ज्यादा है? इसमें रियल वेज ज्यादा है, W2, W1। अब रियल वेज अगर बढ़ गई आपकी, तो आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो आपकी सी कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ गई तो आपकी ईडी बढ़ गई। ठीक है, ईडी बढ़ गई तो फिर आपकी इनकम बढ़ गई। ओके। तो प्रोडक्टिविटी का जो साइकिल है, वो भी हमारे देश में जीडीपी को बढ़ाने में, ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। और नई नई टेक्नोलॉजी 5G, एआई, ये सब डेवलप हो रहे हैं, रोबोट्स ये सब डेवलप हो रहे हैं। इनको हम अपने लेबर को इनको यूज करने में स्किल्ड अगर बना दें, अगर इनको यूज करने में हम अपनी लेबर को स्किल्ड बना दें, तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इंडिया में एक अलग इम्पिटस और ये कह लीजिए एक बूस्ट देगी जीडीपी की ग्रोथ का, फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स कैसे? क्योंकि ये जो मैंने एमपीएल बढ़ाया, ये जो आपकी लेबर बढ़ेगी, ये प्रोडक्शन फंक्शन में जाके क्या करने वाली है? वाई को बढ़ाने वाली है, Y1 से Y2। एट द सेम टाइम ये इनकम कंजम्पशन को भी बढ़ाने वाली है। तो देखो, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दोनों साइड पे काम करती है। वो वाई, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ाती है और डिमांड को भी बढ़ाती है, क्योंकि फ्री मार्केट्स में, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करे, तो रियल वेज बढ़ेंगी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ने से रियल वेज बढ़ती है, तो ऑन द वन हैंड कैपेसिटी बढ़ेगी देश की प्रोडक्शन की, मोर पेन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड एट द सेम टाइम कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर्स की रियल वेज बढ़ गई है। सो दिस, शी इज ट्राइंग टू से दैट ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है न्यू टेक्नोलॉजीज की, इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ यू कैन रीड दिस। अपार्ट फ्रॉम competitive openness, productivity is the other vital ingredient that was neglected in the earlier debate. It is the factor that can ensure domestic demand rise, okay, बाय इनफ टू क्रिएट मोर जॉब्स। जब डिमांड बढ़ेगी तो और भी जॉब क्रिएट होंगी। इंक्लूजन एंड डिमांड फॉर एजुकेशन। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है ना, पता पता है, लोग यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जाने लगे हैं, और सीधे बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं ना कि यार एजुकेशन का क्या करना है, डिग्री वाले भी घूम रहे हैं, सीधा बिजनेस करो। पता है, ऐसा ही होता है। जब आपके देश में एजुकेशन के बाद भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, तो वो एजुकेशन में जाएगा क्यों? और वो एजुकेशन में जाएगा नहीं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है कि अगर आपके एजुकेटेड को जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के क्या करे? वो उसको ये लगना लगता है कि घर से पैसे दे ही जा रहा हूँ, दे ही जा रहा हूँ। 12th तक पैसे गए, फिर 12th के बाद जेई की कोचिंग में चले गए, अब यूपीएससी की कोचिंग में जा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, पैसे दे ही जा रहा हूँ। इतने पैसे में तो बहुत लोग हिसाब लगाने लग गए हैं। लाइक, पूरी एजुकेशन में एक नॉर्मल बंदे की पेरेंट्स 30 लाख खर्च देते हैं, स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक। अगर उस 30 लाख का तुम बिजनेस कर लेते, तो वो 30 लाख अगर इन्वेस्ट किए होते हमारे पेरेंट्स ने ही, वो सरकारी स्कूल में ही हमें पढ़ा देते, तो भाई वही 3 करोड़ का फंड तो वही बन जाता 30 साल में। तो पॉइंट ये है कि पीपल, वाई पीपल गेट एजुकेटेड अगर जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रियल वेज बढ़ेगी, और रियल वेज बढ़ने से डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ेगी और एजुकेशन भी बढ़ेगी। So technology such as AI, if used well, can raise lower level of productivity, suits the age profile of our workers. Public good also raises productivity। अगर public good की भी अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को ग्रोथ करती है, कोऑर्डिनेशन इन डिलीवरी में प्रोडक्ट ग्रोथ करती है, तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक देश के ग्रोथ साइकिल को प्रमोट करने के लिए। तो आपको सारी बातें पता ही है, वही बातें मैडम बोल रही हैं, कुछ अलग नहीं बोल रही हैं, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ये सोलो प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स क्या होता है? सोलो मॉडल है, एक ग्रोथ मॉडल, आप लोगों ने अभी किया नहीं है, नए स्टूडेंट्स ने, पुरानों ने कर लिया है। तो वहां पर एक सोलो रेजिडुअल था, पुराने स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं, तो सोलो रेजिडुअल था बेटा। पुराने स्टूडेंट में कौन है? ज्यादातर नए ही बैठे हुए हैं। आराधना है, जैसे अदिति वालिया है, आरव शर्मा है,
ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है सोलो रेजिडुअल क्या है। तो सोलो रेजिडुअल यही था ना कि ग्रोथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे वो, टेक्नोलॉजी को असाइन करते थे, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है वो सोलो रेजिडुअल। तो जो सोलो प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स ये है कि ये एज्यूम करना आसान होता है कि एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी, बट ये फिगर आउट किया है, ये एम्पेरिकली पाया गया है कि ये जो एआई की यूसेज, एआई की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि जो पुरानी फार्म्स हैं वो अकस्टम्ड हैं ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में, वर्कर्स भी अकस्टम्ड हैं ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये एक्सपेक्ट करना कि एआई सडनली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाली है, ये ना स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखाई देता है। इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की, ये न्यूज़पेपर की, ये मीडिया की न्यूज में तो दिखाई देता है, लेकिन जीडीपी बढ़ी है। वाई जीडीपी बढ़ी है, मैं तुम्हें, जो तुम टूल्स समझ चुके हो उसके बेसिस पे बताता हूँ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ये टोटल प्रोडक्ट कर अपवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, ये तुम्हें पता है। ठीक है, इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, ये तुम्हें पता है। गिवन लेबर सप्लाई कर एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, और फिर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन फंक्शन में डालोगे तो आउटपुट Y1 से ज्यादा Y2 बढ़ना चाहिए। ये E1 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये Y1 था, ये Y2 पे आउटपुट बढ़ना चाहिए। बट जब मेजर करते हैं ना, प्रीवियसली जब मेजर किया गया 90s में यूएस के अंदर, कि देखते हैं प्रोडक्टिविटी इंटरनेट की वजह से या कंप्यूटर की वजह से कितनी ग्रोथ हुई है, तो वहां पे डेटा ने सपोर्ट नहीं किया। ने कहा कि लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मीडिया में न्यूज में बहुत आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट Y1 से Y2 इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये पैराडॉक्स है कि एक्चुअली में उसकी यूसेज कम होती है और शोर ज्यादा होता है। ठीक है, तो फिर अब ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको समझ पाओ तो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मैंने जैसे बताया, इनपुट की कॉस्ट स्टेबल रहेगी, बट पता है क्या, आउटपुट की कॉस्ट भी स्टेबल रहेगी। तो आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपके आउटपुट की कॉस्ट भी स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कॉम्पिटिटर है चाइना, उसने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रखी और अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया। लाइक 100 जो येन में येन है, या उनकी रेमिन भी कुछ है, रेमिनी भी कुछ उनकी करेंसी है। 100 यूनिट वर्सेस $1 है, अगर उन्होंने 120 वर्सेस $1 कर लिया और अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस डोमेस्टिक करेंसी में बेच रहे हैं 120 रखा, तो उनका 100 ही रखा, और एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू कर दिया, 120 कर दिया या 200 कर दिया, तो यूएस $1 में उनके 2 यूनिट्स ऑफ पेन ले जाएगा। तो सस्ता कर दिया उन्होंने अपना प्रोडक्ट। इंडिया ने अगर 100 ही रखा अपने डोमेस्टिक प्राइस अपने पेन का, और एक्सचेंज रेट भी 100 ही रखी, तो इंडिया एक ही पेन सेल कर पाएगा। तो उस फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से इंडिया को लॉस भी बहुत हुआ, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट 1990 तक चली थी। फिर हमने डर्टी फ्लोट यूज किया। अब ये कह रहे हैं कि अगर फुल फ्लोट कर दिया, तो फुल फ्लोट से नुकसान भी है, क्योंकि फुल फ्लोट क्या करेगा, आपके रियल सेक्टर को प्रॉब्लम करेगा। रियल सेक्टर जैसे मैंने बताया था, वो लोन महंगे हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अगर डोमेस्टिक
जो है, सॉरी ये दूसरा चैनल बता रहा हूँ मैं। फुल फ्लोट में क्या होगा, करेंसी की डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। और वो भी आपके जैसे फिक्स्ड आपके आउटपुट के प्राइस को सफर कराएगा, वो आपके इनपुट के प्राइस को सफर कराएगा। ये फुल फ्लोट तो वो भी एक आपकी रियल सेक्टर के लिए जो है अ, जो है चैलेंजिंग होगा। आप एक्स की प्रोडक्शन कर रहे हो और उसमें कोई टी इनपुट है और टी की कॉस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आपकी इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है, प्रॉफिट फ्लक्चुएट रहते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो जाएगी। तो जितना खतरनाक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आउटपुट के प्राइस के लिए है, उतना ही इनपुट के प्राइस के लिए फुल फ्लोट है। तो इसीलिए इंडिया मैनेज फ्लोट रखता है, ठीक है। अब ये एक वो था बेटा आर्टिकल। इसके बाद जो है ये दूसरा आर्टिकल है, ठीक है, ये हम करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, इस पहले आर्टिकल को पढ़ लो, ठीक है। इसमें एक समरी है, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर दूसरा आर्टिकल करेंगे, फिर कल करेंगे दूसरा और तीसरा, ठीक है। कल या परसों, कल टाइम मिल गया तो कल ही करेंगे। फिर उसके बाद ये भी बचा हुआ है, ये भी करना है। तो इस वीक में हम ये 2-3 आर्टिकल कर लेंगे, तो इससे काफी आपको ना कनेक्टिविटी फील होगी समझने में, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ो एक बार, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेना आप अच्छे से। ये जो आज का आर्टिकल डिस्कस किया है, बस इसी को पढ़ लेना आज अच्छे से, ठीक है। इसको ही पढ़ लेना आप बस। ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ लेना बस। मैं ये शेयर कर दूंगा तुम्हें, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके देन, क्लास में मिलेंगे।